हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैली टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 6। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका सामाजिक अध्ययन में अध्याय 1 भारत में मुगल साम्राज्य, जिसके अंतर्गत हम लोग देख चुके हैं मुगल साम्राज्य, बाबर, हुमायूं था शेरशाह के मध्य युद्ध, शेरशाह सूरी, हुमायूं की वापसी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और आज हम देखेंगे मुगल साम्राज्य का पतन और मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। तो दोस्तों, आज ये अध्याय आपका भारत में मुगल साम्राज्य अध्याय 1 समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मुगल कालीन प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आर्थिक योगदान। क्लियर? तो आज हम चलिए देखते हैं मुगल साम्राज्य का पतन। क्लियर? देखिए दोस्तों, यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। जो मुगल दरबार था वो आपसी झगड़ों और षड्यंत्र का अड्डा बन गया था। यहाँ पर हम बात करें तो और शीघ्र ही महत्वाकांक्षी तथा प्रांतीय शासक स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे थे। एक तरह से लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा थी अधिक से अधिक धन लेने की। जो भी वहाँ पे उस मुगल दरबार के सरदार थे और जो भी वहाँ के मंत्री थे। और बात करें हम आगे तो साम्राज्य की कमजोरी उस समय विश्व के सामने स्पष्ट हो गई जब सन 1739 में नादिर शाह ने मुगल सम्राट को बंदी बना लिया था तथा दिल्ली को खुलेआम लूटा था। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो अकबर द्वितीय का पुत्र बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल सम्राट था। तो सबसे अंतिम मुगल सम्राट की अगर बात करें तो कौन होगा? आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्लियर? आगे हम देखें तो 1857 के विद्रोह में वह विद्रोहियों का नेता घोषित किया गया था। जो मुगल बादशाह था ये बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये कौन था? ये 1857 ईस्वी के विद्रोह में वह विद्रोहियों का नेता घोषित किया गया था। जो 1857 ईस्वी की क्रांति हुई इसमें कौन नेता था मुगल सम्राट का? वो था, ये दिल्ली का नेता घोषित किया गया था, जो दिल्ली की तरफ से अगुवाई कर रहे थे। तो अतः अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर रंगून निर्वासित कर दिया था, जहां 1662 ईस्वी में इस अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हो गई थी। तो रंगून मृत्यु हो जाती है। और साम्राज्य की कमजोरी तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पता चलती है कि जब नादिर शाह आक्रमण करता है दिल्ली पर तो वो उसे बुरी तरह से लूटता है और एक तरह से खुलेआम लूट भी मचाता है। और साथ ही वह जो मयूर सिंहासन बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना, शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। तो वो मयूर सिंहासन जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था वो उसे लूटकर फारस ले जाता है। क्लियर? आगे हम देखें यहाँ पर। और दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुगल काल में वाणिज्य तथा व्यापार का विकास हुआ, परंतु इस काल में मुगल सरदारों की विलासिता भी अधिक बढ़ गई थी, जो भी मुगल दरबार में सरदार थे। और बात करें तो प्रशासनिक स्तर पर असंतोष और भेदभाव फैल गया था। इससे जागीरदारी व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया था। एक तरह से असंतोष और भेदभाव पैदा होने का क्या सेंस है? यहाँ पर अधिकतर सरदार यह प्रयास करते रहते थे कि अधिक से अधिक आमदनी वाली जागीरें उन्हें मिले और उससे वो अधिक से अधिक पैसे खुद के पास रख सकें और जो मुगल प्रशासन है उसमें उस व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़े। एक तरह से वो उन्हें जो मुगल सरदार जो कार्य कर रहे थे मुगल शासक की तरफ से, तो वो अब केवल खुद की व्यवस्था में ही हमेशा लगे रहते थे, हमेशा अपनी ही आमदनी के बारे में सोच रहे थे। तो एक तरह से यहाँ हम कह सकते हैं कि जो मुगल साम्राज्य था उसमें दीमक लग चुके थे। आगे हम बात करें तो सरदार स्वाधीनता की कल्पना करने लगे थे। जो भी वो जागीरें मिली थी सरदारों को, वो अब खुद को स्वतंत्र महसूस करने लगे थे और मुगल प्रशासन बहुत हद तक अगर हम बात करें तो केंद्रित था और इसकी सफलता सम्राट की योग्यता पर निर्भर करती है। योग्य सम्राटों के अभाव में वजीरों, सरदारों ने उनका स्थान लेने की चेष्टा की, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो उस समय जो शासक हुए औरंगजेब के बाद, जो भी मुगल शासक हुए वो एक तरह से योग्य नहीं थे। इस वजह से भी जो वहाँ के मंत्री थे वो खुद को योग्य समझने लगे थे और साथ ही मुगल शासक जो था उसको योग्य नहीं समझते थे और यही रीजन था कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। आगे हम बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में औरंगजेब ने कई गंभीर गलतियां भी की थी। उसने मराठों एवं राजपूतों को मित्र बनाने की बजाय उन्हें
अपना दुश्मन बना लिया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें, अगर कंपैरिजन करें अकबर से, तो अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया और बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसमें वो प्रत्येक धर्म समुदाय को आपस में मिलाकर चलने की कोशिश की उसने। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने अकबर के अपोजिट कार्य किया। उसने जजिया कर भी लागू किया। साथ ही अगर हम बात करें तो उसने जो भी मुगल दरबार में मंत्री थे, एक तरह से उनका भी राजपूतों को मित्र बनाने की अपेक्षा उन्हें शत्रु बना लेना, ये सब उसकी असफलता के एक तरह से मुगल जो साम्राज्य था उसमें पतन के कारण बने। औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल राज्य दक्षिण तक फैल चुका था। तो दोस्तों अगर हम बात करें, जब चूंकि इतने सालों तक मुगल काल का शासन रहा, तो एक तरह से मुगलों का शासन होने की वजह से उनका शासन धीरे धीरे उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक फैल चुका था और पूरे साम्राज्य का नियंत्रण उत्तर भारत से ही होता था। तो बहुत दूर होने के कारण दक्षिण भाग पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना संभव नहीं था। इसके कारण दक्षिण भारत के राज्य अपने को स्वतंत्र करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब उत्तर भारत से शासन करना आसान नहीं था और जो दक्षिण के मनसबदार थे, जो भी शासक थे, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे। और मुगल साम्राज्य के पतन के कारण यूरोपियों का भारत में आगमन भी था। चूंकि भारत में यूरोपियों का आगमन हो चुका था, ये भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण था। और अगर हम बात करें, पहले उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए मुगलों से इजाज़त मांगी, परंतु धीरे धीरे उन्हें भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। शुरू में उन्होंने मुगलों से ही इजाज़त मांगी थी कि भारत में वो व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्या किए, जो भी भारतीय राजनीति थी उसमें भी इन लोगों ने दखल देना शुरू कर दिया और भारतीय राज्यों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने लग गए। क्लियर। आगे हम देखें तो धीरे धीरे उन्होंने भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की और 200 वर्षों तक भारत में राज्य भी किया। इसके अलावा नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण भी मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बने। तो दोस्तों ये सारे कारण थे भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के। तो अब आज हम देखेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण हुए। आगे हम लोग यहाँ पर हम नीचे देखेंगे इसके कारण में पॉइंट कौन कौन से, मेन पॉइंट कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट था औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो दोस्तों औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। इसके पहले हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो जजिया कर है वो एक धार्मिक कर है जो हिंदुओं पर लगाया गया था और हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने का प्रयत्न भी किया। बलात् का मतलब होता है कि जबरन जो चीज़ बिना मन के करवाई जाए। एक तरह से जो भी हिंदू थे वो बिना मन के ही उनको जबरदस्ती उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा जा रहा था। परिणाम स्वरूप हिंदू उनके विरुद्ध हो गए और उसके शासनकाल में बुंदेलों, सिखों, जाटों, मराठों, राजपूतों ने विद्रोह किए और मुगल साम्राज्य को अपार क्षति पहुंची। तो दोस्तों एक तरह से औरंगजेब ने धार्मिक नीति जो अपनाई वो उसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई, उसके मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। आगे हम देखें तो औरंगजेब की दक्षिण नीति, यहाँ पे पहले हमने देखा और दूसरा क्या है, औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उसने अपने शासन के 25 वर्ष दक्षिण में ही व्यतीत किए। दक्षिण में हुए विद्रोह के दमन में अपार धनराशि व्यय हुई और दक्षिण में लगातार रहने के कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका। क्योंकि दोस्तों जो मुगल साम्राज्य था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, तो इसने औरंगजेब ने अपने अधिकतर समय युद्धों में लगाया और इसके परिणाम स्वरूप दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। और कुचक्र एक नियम, औरंगजेब को जीवन पर्यंत मराठा शक्ति का सामना करना पड़ा। और इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे शिवाजी, तो शिवाजी ने छापामार गोरिल्ला युद्ध जो लड़ा था वो एक मराठा ही थे। आगे हम बात करें तो अथक प्रयासों के बाद भी वह कभी भी मराठा शक्ति को पूर्णतः दबा नहीं पाया और लगातार युद्धरत रहने के कारण उसका साम्राज्य आर्थिक समस्याओं से घिर गया। क्योंकि दोस्तों युद्ध में बहुत ही ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है, जब वो बराबर हमेशा युद्धों में ही लगा रहता था तो कहीं ना कहीं उसकी जो आर्थिक क्षति थी वो बहुत अधिक हुई और प्रशासन छिन्न भिन्न हो गया। ऐसी स्थिति में साम्राज्य का पतोन्मुख होना अवश्यंभावी था। तो एक तरह से जो साम्राज्य था मुगल साम्राज्य वो पतन की तरफ आगे बढ़ा। क्लियर। आगे हम देखें यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट क्या है, अयोग्य सम्राट। औरंगजेब के बाद जितने भी सम्राट हुए थे वे अयोग्य थे। वे अपनी आपसी समस्याओं से ही अब इतने घिरे रहते थे कि अन्यत्र कहीं ध्यान ही नहीं दे जाता था उनका। उत्तराधिकार का नियम ना होना मुगल सम्राटों के लिए सिरदर्द बना रहा।
एक तरह से अगर हम बात करें दोस्तों तो उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था मुगल सम्राट में, क्योंकि हम लोग इसके पहले ही देख चुके हैं कि जो भी शासक का जो भी पुत्र सबसे योग्य होता था वही उत्तराधिकारी होता था। तो एक तरह से यहाँ पर इस मुगल काल में कोई शासक कोई भी उत्तराधिकारी नहीं रखता था, जिसकी वजह से भी ये भी एक पतन का कारण बना। अयोग्य सम्राट जो थे, और यहाँ पर हम देखें तो ये उत्तराधिकारी के नियम का अभाव, ये भी एक कारण बना मुगल साम्राज्य के पतन का। आगे हम देखें तो साम्राज्य की विशालता। दोस्तों इसके पहले ही हमने देखा कि जो मुगल साम्राज्य था वो उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ था, और मुगल सम्राट ने लगातार मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। जो भी मुगल सम्राट हुए वो हमेशा साम्राज्य का विस्तार ही करते गए। औरंगजेब के शासनकाल तक साम्राज्य इतना विशाल हो गया था कि उस पर व्यवस्थित तरीके से शासन करना अत्यंत ही दुष्कर था। औरंगजेब के पश्चात कोई भी मुगल सम्राट इस विशाल साम्राज्य की सुरक्षा ना कर सका। क्लियर। और यहाँ पर हम देखें नंबर 6 पर मराठों का उत्थान। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उत्थान हुआ, और इस बढ़ती हुई शक्ति को औरंगजेब अथक प्रयासों के बावजूद भी नहीं दबा सका। मराठे जीवन पर्यंत औरंगजेब के लिए सिरदर्द बने रहे, और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात तो मराठों की शक्ति को दबाना मुगल सम्राटों के लिए असंभव हो गया। क्लियर। यहाँ पर हम देखें सैयद बंधुओं का उत्थान। तो सैयद बंधुओं के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण मुगल सम्राट उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे। इससे मुगल सम्राट के सम्मान को अत्यधिक ठेस पहुंची और उनकी शक्ति क्षीण हो गई। क्लियर। और यहाँ पर हम देखें दोस्तों नंबर 8 पर आर्थिक दुर्बलता। औरंगजेब अपने शासनकाल के अधिकांश वर्षों में युद्धरत था, और परिणाम स्वरूप साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था जर्जर हो गई। तो दोस्तों इसके पहले ही हम लोगों ने देखा कि जो औरंगजेब था वो अपने जीवन में युद्धों में अधिकतर समय व्यतीत किया, जिसकी वजह से उसके जो साम्राज्य की स्थिति थी वो आर्थिक स्थिति वो दुर्बल हो गई थी। क्लियर। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें नंबर 9 पर निरंकुश शासन। औरंगजेब अपने शासन काल के अधिकांश वर्षों में युद्धरत रहा, तो इसकी वजह से भी, और साथ ही मुगल सम्राट निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी थे। विलासिताग्रस्त और स्वार्थ लिप्त रहने के कारण प्रजा का शोषण हुआ। तो दोस्तों चूंकि जो औरंगजेब के बाद जो शासक हुए, जो भी मुगल शासक हुए, वो अधिकतर विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे, और इसकी वजह से वो उनकी जो प्रजा थी उनका शोषण हुआ, और परिणाम स्वरूप प्रजा उनके विरुद्ध हो गई, और ऐसी स्थिति में साम्राज्य का पतन होना अवश्यंभावी था। क्लियर। एक तरह से जब जो शासक होगा वो निरंकुश होगा तो उसकी जनता उससे कभी खुश नहीं होगी, और यही रीजन होता है कि उसके जो शासन होता है उसका पतन हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 10 पर विदेशी आक्रमण। नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य को अपार क्षति हुई, साम्राज्य जर्जर हो पतोन्मुख हो चला। तो दोस्तों अगर हम बात करें विदेशी आक्रमण की, तो इसके पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नादिर शाह जो कि दिल्ली पर बहुत ही ज़्यादा लूटपाट किया, और जो भी मयूर सिंहासन उसको भी लूट कर अपने साथ फारस ले गया। और यहाँ पर हम बात करें तो अंग्रेजों का उत्कर्ष। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक अंग्रेजों का भारत में बहुत अधिक प्रभाव बढ़ चुका था, और इस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय तथा जो कि अत्यंत ही वृद्ध था, 1857 ईस्वी की क्रांति का दमन करके अंग्रेजों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया, और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह की मृत्यु के साथ ही सदा के लिए मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। क्लियर। तो ये सारे दोस्तों यहाँ पर हमने आपको मेन पॉइंट ही लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों ये अगर आपको पॉइंट याद रहेंगे तो इसको आप आराम से डिटेल कर ले जाएंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग मुगल साम्राज्य के विषय में डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें डिटेल करने की आवश्यकता थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये वीडियोज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करिए। दोस्तों जितनी भी वीडियोज अभी तक आपके क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक की हुई है, वो सारी वीडियो की लिंक यानी कि प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर टारगेट टीचर जॉब के नाम से भी ये सारे लिंक मौजूद है, तो आपको जहाँ भी सुविधा हो आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए। इसी तरह से आप अपनी मैनेजर रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।